नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीबी कंपोजिट ज्ञान यूट्यूब चैनल में। पहला प्रश्न दिया गया दोस्तों, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह एसएससी सीरियल 2014 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन आइसिटी बुलेरिया। सबसे बड़ा जीव है, एक कोशिकीय जीव है आइसिटी बुलेरिया। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, आप लोग इसे याद रखें। एसएससी सीजल 2014 में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है, जैसे अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया दोस्तों, पैरामीशियम हो गया, ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। और यह कैसे प्रजनन करते हैं, तो ये कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। अपना अस्तित्व चलाने के लिए प्रजनन करते हैं कोशिका विभाजन द्वारा। एक कोशिकीय जीव इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है, यूनिसेलुलर नहीं है, नहीं है कह रहा है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों स्पायरोगायरा, क्योंकि अमीबा भी एक कोशिकीय है, प्लाज्मोडियम भी एक कोशिकीय है और पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जंतु हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा एक कोशिकीय नहीं है, तो स्पायरोगायरा जो है एक कोशिकीय नहीं है। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग इसे याद रखें। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया गया है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग हर वर्ष पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस वनस्पति कोशिका में स्थित होता है, तो कहाँ स्थित होता है। बी नंबर ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट में स्थित होता है, पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन प्लास्टिड। प्लास्टिड, बी नंबर ऑप्शन प्लास्टिड। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है, तो प्लास्टिड। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधे को बढ़ने में मदद करती है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधे को बढ़ने में मदद करती है। इसके लिए राइट आंसर है मेरीमेस्टिक। मेरीमेस्टिक कोशिकाएं जो होती हैं या पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधे की ग्रोथ में मदद करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखें। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या है। जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी है, तो जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, उसकी संख्या 0 होती है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है किस कोशिकांगक के स्वयं के डीएनए व राइबोसोम होते हैं। किस कोशिकांगक के स्वयं के डीएनए व राइबोसोम होते हैं। एसएससी एमटीएस 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर है सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया। डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता, तो जीवाणुविक कोशिकाओं में सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, रंध्र को घेरने वाली दो रक्षा कोशिकाओं का आकार क्या होता है। मान लीजिए या रंध्र कोशिकाएं हैं, इनको घेरे रहती हैं दो कोशिकाएं, उनका आकार कैसा होता है, तो उनका आकार वृक्क के आकार का होता है। मानव का वृक्क यानी कि किडनी के आकार का होता है, जो रंध्र को दोनों तरफ से घेरे रहती हैं उनकी सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन वृक्क का आकार राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों डी नंबर ऑप्शन आवृत्तबीजी। आवृत्तबीजी पौधों में सहचर कोशिकाएं पाई जाती हैं। आवृत्तबीजी डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है,
कोशिका कोशिका पहचान और कोशिका बंधन निम्नलिखित में से किस सैकेराइड बहुलक का कार्य है? कह रहा है कोशिका पहचान और कोशिका बंधन निम्नलिखित में से किस सैकेराइड बहुलक का कार्य है? तो ओलिगोसैकेराइड बहुलक का कार्य है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन ओलिगोसैकेराइड इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीक से लगाया जा सकता है? जीवित कोशिकाओं में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीक से लगाया जा सकता है? तो इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन स्विकिरणीय चित्रण ऑटो रेडियोग्राफी। सी नंबर ऑप्शन स्विकिरणीय चित्रण ऑटो रेडियोग्राफी से जीवित कोशिकाओं में रेडियोधर्मी तत्वों का पता लगाया जा सकता है। तो सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान एक कोशिका के निर्माण के लिए नर और मादा युग्मकों के संलयन होता है जिसे कहा जाता है। जीवित प्राणियों में नर एवं मादा के युग्मकों का संलयन होता है, उसे युग्मनज कहा जाता है दोस्तों, जाइगोट। डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, युग्मनज कहा जाता है। तो आप लोग इसे याद रखें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लास्ट तक बने रहें। लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है जो कि समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में हर वर्ष पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपी, पीसीएस, सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो लास्ट तक बने रहें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? यह एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया प्रश्न है और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से एक बार फिर से पढ़िए, कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? तो इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन केराटिन। केराटिन यह प्रोटीन है, यह कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लीज दोस्तों आप लोग इसे याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज दोस्तों डी नंबर ऑप्शन रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। तो डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एसएससी सीजीएल 2019 और सीएचएसएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कह रहा है कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन साइटोलॉजी कहा जाता है, आप लोग इसे याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। तो दोस्तों कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो वायरस, विषाणु जो होते हैं या जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं होते हैं। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया या बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया, यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं? तो इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन रुडोल्फ विर्चो ऑप्शन सही है, डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता? प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता? तो इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन नाभिक केंद्रक। सी नंबर ऑप्शन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक और केंद्रक नहीं होता है। तो सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है? एसएससी सीएचएसएल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर है कोशिका भित्ति। ए नंबर ऑप्शन कोशिका भित्ति सभी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, कोशिका भित्ति। ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं की संरचना को ऑस्मोसिस या परासरण कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को कहते हैं ऑस्मोसिस या परासरण कहते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन सही है और यह महत्वपूर्ण भी है। तो प्लीज़ इसे आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अंत तक बने रहें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो यह सेलुलोज की बनी होती है। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। सी नंबर ऑप्शन, पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पौधे। डी नंबर ऑप्शन, सेलुलोज की भित्ति पौधों में पाई जाती है। डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या है? कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति अर्धपारगम्य होती है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज उनमें देखकर की थी। तो यह पतली कार के टुकड़े के रूप में देखकर की थी। कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज में की थी। तो तालाब के जल में से खोज की थी। ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? तो डी नंबर ऑप्शन, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा दोस्तों करीब 2 किलो का होता है। तो जो निम्नलिखित में से सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है, शुतुरमुर्ग का अंडा 2 किलो, और यह धरती का सबसे बड़ा पक्षी भी है शुतुरमुर्ग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है? प्रश्न ध्यान से पढ़िए दोस्तों। कह रहा है सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है? तो यह कोशिका सिद्धांत का नियम है दोस्तों। आप लोग इसे याद रखें। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, एम.जे. स्लीडन और थियोडर स्वान। ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एसएससी CHSL 2019 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं? तो डी नंबर ऑप्शन, मोनेरा में पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं? तो मोनेरा में पाई जाती हैं। आप लोग इसे याद रखें, डी नंबर ऑप्शन। और यह वेरी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एसएससी CHSL 2019 में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, ज्ञात सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक जीव है। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। तो इसके लिए राइट आंसर है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक जीव है। आप लोग इसे याद रखें और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग हर वर्ष पूछा जाता है। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में RNA का संश्लेषण होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में RNA का संश्लेषण कहाँ होता है? इसके लिए दोस्तों राइट आंसर है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, न्यूक्लियस। डी नंबर ऑप्शन, न्यूक्लियस में RNA का संश्लेषण होता है, न्यूक्लियस में। डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो दोस्तों
प्लाज्मा झिल्ली फास्फोलिपिड की बनी होती है। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो ए नंबर ऑप्शन फास्फोलिपिड की बनी होती है। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है। ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, यूपीपीसीएस के प्री एग्जाम में जूलॉजी 1999 ईस्वी में पूछा गया प्रश्न है और एसएससी सीएचएसएल 2012 में भी पूछा गया प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? तो इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की अनुपस्थिति। पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की अनुपस्थिति। तो डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारिगम्य में होता है? कह रहा है निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारिगम्य में होता है? तो कोशिका झिल्ली जो होती है अर्धपारिगम्य झिल्ली पाई जाती है, जो एक कण को दूसरे तरफ विस्तृत करती है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूपीपीसीएस मेन एग्जाम में जीएस सेकंड पेपर 2008 में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग इसे याद रखें। कह रहा है प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चयनात्मक पारिगम्य झिल्ली बनी होती है। सीधा सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन चयनात्मक पारिगम्य झिल्ली किसकी बनी होती है? तो यह दोस्तों प्रोटीन्स की भी बनी होती है और लिपिड की भी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोनों ए तथा बी लिपिड से भी बनी होती है और प्रोटीन से भी। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लिपिड क्या है? लिपिड क्या है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। तो लिपिड जो है डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार हैं। डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थ को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? तो इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं? किस प्रक्रम द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं, आर पार आ जा सकते हैं? तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों विसरण द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं, तो विसरण द्वारा। सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो कोशिका भित्ति दोस्तों माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है। यह डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखें। कह रहा है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर और यह महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं केवल पादप कोशिका वनस्पति कोशिका में ही पाई जाती है? निम्न में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका वनस्पति कोशिका में होती है? तो कोशिका भित्ति केवल वनस्पति कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतुओं के दोनों कोशिकाओं पर पाए जाते हैं? तो अंतःद्रव्यी जालिका और कोशिका कला। सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रश्न को एक बार फिर से समझिए, संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो अंतःद्रव्यी जालिका और कोशिका कला जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? प्रश्न को ध्यान से समझिए, निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका कला, कोशिका द्रव्य, केंद्रक निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं?
तो सी नंबर ऑप्शन दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को कहा जाता है। एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को कहा जाता है। तो पतली परत को कैम्बियम कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों आप लोग इसे याद रखें, महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को कहा जाता है, कैम्बियम कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, वृक्ष की छालों की कोशिकाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है जो इन्हें गैसों तथा जल के लिए अभेद्य बनाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों बी नंबर ऑप्शन सुबेरिन। प्रश्न को ध्यान से एक बार फिर समझिए, वृक्ष की छालों की कोशिकाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? तो सुबेरिन नामक एक रसायन उपस्थित होता है जो इन्हें गैसों तथा जल के लिए अभेद्य बनाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी पौधे के किस भाग में मेसोफिल कोशिकाएं पाई जाती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे जरूर से जरूर याद रखें। कह रहा है किस पौधे की किस भाग में मेसोफिल कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो पत्ती वाले भाग में मेसोफिल कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पौधे के कौन से भाग की एपिडर्मल कोशिकाएं प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत छोड़ते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और यह लास्ट प्रश्न है। 50वां क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है पौधे के कौन से भाग की एपिडर्मल कोशिकाएं प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत छोड़ते हैं? तो इसके लिए राइट आंसर है केवल बाह्य सतह। अगला प्रश्न दोस्तों, पौधे के कौन सी भाग की एपिडर्मल कोशिकाएं प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत छोड़ते हैं? यह लास्ट प्रश्न है दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधे के कौन से भाग की एपिडर्मल कोशिकाएं प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत छोड़ते हैं? तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों ए नंबर ऑप्शन केवल बाह्य सतह है। केवल बाह्य सतह है। पौधे के कौन से भाग की एपिडर्मल कोशिकाएं प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत छोड़ती हैं? तो ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो को आप लोग समझ चुके होंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसके पहले भाग के लिए यहाँ कोने में दिए गए वीडियो को क्लिक करें और पूरा वीडियो देखें। धन्यवाद दोस्तों।